हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो आज की क्लास में हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी लाइज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। जनरली सेंटर ऑफ मास को हम COM या सेंटर ऑफ मास इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली किसी भी बॉडी का कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका एक सर्टेन एक पॉइंट होता है। और ये पॉइंट कैसा हो सकता है? ये पॉइंट आपका रियल पॉइंट भी हो सकता है या आपका कोई एक हाइपोथेटिकल पॉइंट भी हो सकता है। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है और उस बॉडी के बाहर भी हो सकता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमको ये फील होता है या हम ये समझते हैं कि उसका का सारा मास उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये कंसीडर किया जाता है कि उस बॉडी का सारा मास वहाँ पर क्या है? कंसंट्रेटेड है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स पूरी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो पूरी बॉडी क्या करेगी? सर्टेन मोशन करेगी। लेट सपोज हमने बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो ट्रांसलेशन मोशन करती है। लेट सपोज हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बाहर से वेरियस पॉइंट्स पर, तो बॉडी क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इसी रॉड में एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होगा जहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, उस पॉइंट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, अगर सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स हम इसी पॉइंट के ऊपर लगाएं तो बॉडी वही ट्रांसलेशन मोशन करेगी जो हम पहले एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। तो ऐसा ऐसा पॉइंट होता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? उसका का सारा मास उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तो अगर हमें एक रिजिड बॉडी को समझना है तो एक रिजिड बॉडी को समझने के लिए हम उस पर जो न्यूटन के लॉज हैं या लॉज ऑफ मोशंस हैं, कोई भी हम जो फिजिक्स के लॉज लगाना चाहते हैं, अगर उस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर हम अप्लाई करना चाहें तो पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम वैसा ही बिहेव करेगा जैसा एक पॉइंट करता है। तो सेंटर ऑफ मास हमको बहुत ज़्यादा क्या करता है? हेल्प करता है फिजिक्स के लॉज को समझने में, या बड़ी बॉडीज़ जो लार्जर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर सेंटर ऑफ मास हमको हेल्प करता है कि उसकी मदद से हम उसके बिहेवियर को समझ करके पूरे सिस्टम के बिहेवियर को हम जान सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सिस्टम के ऊपर होता है। अब जरूरी नहीं है कि सिस्टम के ऊपर ही हो। अगर मेरे पास मान लेते हैं एक सर्कुलर रिंग है, अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच लाई करता है। अब रिंग क्या है? रिंग का जो मास होता है जनरली उसके आउटर सर्कमफेरेंस में होता है। इनसाइड में तो कोई भी वहाँ पर क्या नहीं होता? मास नहीं होता। तो इसका जो पॉइंट होता है वो बॉडी से आउटसाइड या बॉडी के ऊपर नहीं होता। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि सिस्टम रिजिड बॉडी के ऊपर ही लाई करे, वो क्या कर सकता है? उस बॉडी से आउटसाइड भी लाई कर सकता है। तो यहाँ पर यही हमारी बात समझने वाली थी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर सकता है? सिस्टम पर इस तरह से अप्लाई हो सकता है। तो होप सो आपको सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत यहाँ पर अंदाजा आया होगा कि एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास होता क्या है। आपको पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की, क्वेश्चन हमारे पास है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी लाइज। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी लाइज। तो आपको ध्यान देना है, रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनसाइड ओनली नहीं, आउटसाइड ओनली नहीं, नाइदर आउटसाइड नाइदर इनसाइड नहीं, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। आपको ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर सकता है? इनसाइड में भी लाई कर सकता है सिस्टम के, आउटसाइड में भी लाई कर सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना द सेंटर ऑफ मास लाइज। जैसे रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का तो कोई भी शेप हो सकता है इस तरह से, लेकिन जब हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो हमारे पास एक रॉड है, मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह की एक यूनिफॉर्म मास की एक रॉड है, उस रॉड के अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? वैसे ही हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना हो सकता है, वैसे ही हमारे पास एक स्क्वायर, एक क्यूबॉइड हो सकता है, एक ट्रायंगुलर लेमिना हो सकता है। तो इनमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? जबकि हमारे पास मास कैसा है? यूनिफॉर्म है। तब उसके लिए हमारे पास अगर हम ट्रायंगुलर लेमिना की बात करते हैं, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना, उसमें जो सेंटर ऑफ मास है उसके इन सेंटर, सर्कम सेंटर यहाँ कहीं लाई करता, वो लाई करता है एट द सेंट्रॉइड ऑफ द मीडियंस ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ये ट्रायंगुलर लेमिना है तो अगर इसका एक मीडियन मैं बनाऊँ तो इसका मीडियन यहाँ जाएगा इस उस पर, इसका मीडियन फिर दूसरे का यहाँ जाएगा और तीसरे का, इस तरह से मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो जो जहाँ पर तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हम सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं, वो उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिस्टम के ऊपर ये अगर ट्रायंगुलर लेमिना सिर्फ ऐसा है तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है? इसके बीचों बीच लाई कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर पूछ सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, आपके सामने एक चार्ट है जिसमें डिफरेंट शेप ऑफ रिजिड बॉडीज़ यहाँ पर रखी गई हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर ऑफ मास हमने वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम स्फीयर की बात करें तो जो स्फीयर होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगी, वो लाई करेगी उसके सेंटर ऑफ द स्फीयर के ऊपर। जो सेंटर ऑफ स्फीयर है उसके ऊपर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। वहीं पर अगर हमारी सर्कुलर डिस्क है तो सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर है उस पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। वैसे ही अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर में जो उसकी एक्सिस होती है उस एक्सिस के मिडिल पॉइंट पर, ये जो एक्सिस है उस एक्सिस के मिडिल पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। सिमिलरली अगर हम एक रेक्टेंगुलर लेमिना या स्क्वायर लेमिना लें तो जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ट्रायंगुलर लेमिना का मैंने आपको बताई दिया है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करता है। जो ये पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से, इस तरफ यहाँ इस पॉइंट में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा। अगर हम एक यूनिफॉर्म रॉड लें तो यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहाँ पर इसका लाई करेगा। क्यूबिकल ब्लॉक होगा तो जितने भी वहाँ पर डायगोनल्स बनते हैं, एक डायगोनल यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा इस तरह से बनेगा, तो जितने भी उसके इंटरसेक्शनल डायगोनल्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक ऐसा बनेगा इस तरह से, यहाँ मैच करता हुआ। तो अलग अलग डायगोनल्स जो होंगे उनका जो एक मेन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में कहाँ पर लाई करता है, ऑन द एक्सिस ऑफ द कोन नियर टू द बेस। आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का। अगर हम एक सिस्टम ऑफ बॉडी ले रहे हैं जहाँ पर दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लार्जर बॉडी के नज़दीक पाया जाता है। जिसका मास बड़ा होगा उसके नज़दीक हमेशा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के सेंटर पर, ये रिंग है, रिंग के सेंटर पर, रिंग और डिस्क में थोड़ा सा अंतर है। रिंग हमारे पास क्या है, इसमें क्या होगा, बीच में हॉलो स्फीयर होगा, यहाँ पर खाली होगा, यहाँ पर डिस्क में ये फिल्ड होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, हॉलो सिलेंडर का भी बिल्कुल सेम है जैसे सॉलिड सिलेंडर का है, उसके बीचों बीच वहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो आपको ये चार्ट ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है। हाँ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, मासेस ऑफ 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स। कुछ आपको मैं फॉर्मूले यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक दो बॉडी सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, जहाँ पर एक 2 पार्टिकल सिस्टम है, उसमें उनका सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए पार्टिकल ए है या पार्टिकल बी है, उनके बीच की डिस्टेंस लेट सपोज r है, ठीक है। तो उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, लेट सपोज x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो उस टाइम पर इन दोनों के बीच में कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट इसका ऐसा है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरह से हम निकालेंगे, तो उसको हम लिखते हैं एक्स सी एम वाई सी एम, सी एम रिप्रेजेंट हियर द सेंटर ऑफ मास। तो एक्स सी एम वाई सी एम हमारी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हम एक्स सी एम की बात करें यहाँ पर, तो एक्स सी एम इक्वल टू हमारे पास हो जाता है क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये आपको ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ मास इस तरह से यहाँ पर लाई करता है। वैसे ही y के लिए हम निकाल सकते हैं वाई सी एम हमारे पास क्या होगा, दैट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे 3 बॉडी सिस्टम हो जाएगा तो हमारे पास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से हम कह सकते हैं। वैसे ही YCM में भी चेंज हो जाएगा, m1 y1, यहाँ पर y1 होगा ध्यान देना, m2 y2 अपॉन प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से हम इसको सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी हम सेंटर ऑफ मास किसके तरीके से भी निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास हम विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर की भी मदद से हम निकाल सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस तरह से दिया है, हमारे पास 2 बॉडी सिस्टम है, मान लीजिए ये है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑरिजिन हमको दिया है, और ये ऑरिजिन है। यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है r1 इस पार्टिकल के लिए, p पार्टिकल मान लेते हैं इसको Q पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास क्या है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने R2 कह दिया। तो जब ऐसा होगा तो उस टाइम पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास दो बॉडीज़ के बीच में जो लाइन होती है उसमें ही कहीं पर लाई करेगा, इस लाइन के बाहर नहीं होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीचों बीच कहीं पर लाई करेगा, तीन ऑब्जेक्ट है तो उनसे बनने वाले प्लेन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है तो उनको मिलाने वाली जो लाइन है सेंटर टू सेंटर, उनके बीच कहीं ना कहीं वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास का होगा। तो उसको हम RCM कहते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर RCM है, तो मैंने एक ऑरिजिन से एक लाइन बनाई जिस पोजीशन वेक्टर को हमने कहा RCM। तो इस RCM पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी हमारे पास, इसका मास मान लेते हैं M1 है, इसका मास मान लेते हैं M2 है, तो जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो हमने पहले लिखा था वो कोऑर्डिनेट्स थे, इसको हम एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर हम यहाँ पर 3 बॉडी सिस्टम ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, रिजल्ट्स थे, हम उसको यहाँ पर हमने देख लिया है। अब इसको यूज़ करके हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, masses 50 ग्राम, 100 ग्राम एंड 150 ग्राम एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर। तो हमारे पास 3 मासेस हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे गए। मान लीजिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर हमारे पास मासेस रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर लेट सपोज एक पॉइंट पर 50 ग्राम है, दूसरे पर हमारा 100 ग्राम है और थर्ड पर हमारा 150 ग्राम है, इस तरह से। अब हमने मान लेते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो तरीका बताया था अभी, वो क्या था, XCM इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमको कैलकुलेट करना है। ऐसे हम y के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें सारे पॉइंट्स के क्या कैलकुलेट याद करने हैं। सबसे पहले सारे जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो उनके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले 50 ग्राम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट सपोज हम क्या करते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स को हम ऑरिजिन पर रख देते हैं। मान लीजिए हमने 50 ग्राम वाले को ऑरिजिन पर रख दिया। तो जैसे हम इसको ऑरिजिन पर रखेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 हो जाएंगे। इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो जो 100 ग्राम है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ पर रखा गया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेट सपोज हमारे उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इस मान लीजिए पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो इस सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बिल्कुल, अगर मैं मीडियन डालूंगा यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस में तो हाफ बड़ा है, तो एक्स एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट हाफ है। और वाई एक्सिस में अगर तुम निकालोगे इसको, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालोगे, तो इसका वैल्यू आएगी √3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान तरीके से इसको कैलकुलेट कर पाओगे। जो इसकी हाइट होगी वो कितनी आएगी, √3/2 आएगी। इसको यहाँ पर निकाल लोगे। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पर, जो हमको गिवन फॉर्मूला है वहाँ पर। तो XCM इक्वल टू M1 X1, M1 की वैल्यू 50 × 0, तो 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। M2 X2, तो 100 × 1 दैट इज 100 प्लस M3 X3 दैट इज 150 अपॉन इंटू 2, 150 अपॉन 150 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों मासेस का सम, तो 150, 200 एंड दैट इज 300। तीनों मासेस का सम हमारे पास हो गया 300। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 175 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो लेट सपोज हमने इसको कैंसिल किया 5 से, 5 3 15, 5 5 25, 5 6 30 दैट इज 60, फिर 5 से कैंसिल कर लिया, 5 7 35 और 12 5 60, तो 7/12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7/12 हमारे पास एक ही ऑप्शन में आ रहा है एक्सिस के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हो सके तो वाई के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में डिफ्रेंशिएट करते हुए दिख रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम वाई के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम वाई के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको वाई के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि आपके कोई दिमाग में वो ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे। तो वाई के लिए हमारे पास क्या होगा, YCM दैट इज़ YCM इक्वल टू M1 Y1। तो M1 Y1 तो 50 × 0 दैट इज़ 0, ये भी 0 हो जाएगा।
m2/2 दैट इज़ 100 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस m3/3, तो m3/3 हमारा ये वाला कंडीशन है, दैट इज़ 150 इंटू √3/2, 150 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय सारे मासेस का सम था 300। तो हमारे पास लास्ट में बचा क्या, 150 ये हो जाएगा 75 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, तो अगर मैं इसको 15 से डिवाइड कर लूँ तो 15 5 से 75 एंड 15 2 जा 30 दैट इज़ 20, 5/20 दैट इज़ 4 √3/4। तो वाई एक्सिस की जो वैल्यू आगे वो आ गई √3/cm की वैल्यू √3/4 आ गई। तो आपने देखा होगा ये √3/4 है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन आसान था, लेकिन एक वर्टेज तो आप ओरिजिन पर मान सकते हैं, उसके हिसाब से सारी वैल्यूज़ को पुट करके जो हमने वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला देखा उसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास तो मीडियन वाला होगा इस तरह से। तो इसका सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, दैट इज़ 7/12, √3/4। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, हमसे क्या कह रहा है वो, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है। अगर मैं वो बात करें तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमको 0 दे रखी है। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, या सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग डायरेक्शन, या सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट। थोड़ा आपको समझना होगा, जैसे मैंने कहा कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जिस तरह से बिहेव करती है वो उसी तरह से बिहेव करेगी जैसा हमने एक्सटर्नल फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पर लगाया हो। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी होगी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि हमने हमने ऐसा अपीयर हो रहा है हमको कि हमने सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाया है, तो बॉडी वैसे ही बिहेव करेगी जैसे उसका फोर्स उसकी पूरी बॉडी पर लगता है उस टाइम पर, वैसा ही वो बिहेव करेगी। तो हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो हमारे पास क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। मास तो सिस्टम का 0 हो सकता, किसी भी बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, उसका मास तो 0 होगा नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को 0 होना पड़ेगा। तो किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 0 है। अब सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ACM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ACM इक्वल टू DVCM अपॉन DT इक्वल टू 0। वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाएगा। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो फंक्शन अपने आप में कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से दो रिजल्ट निकलते हैं कि अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा, एक्सेलरेशन नहीं कर रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है सिस्टम में तो उसको किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से वहाँ पर मूव कर रहा होगा। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है कोई भी पॉइंट तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 2 बॉडीज ऑफ 2 kg एंड 4 kg मूव्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईच अदर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस बार हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM कैलकुलेट करना है। तो VCM की वैल्यू क्या होगी इसको हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 2 किलोग्राम का है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि 4 किलोग्राम का है, ये 4 किलोग्राम का है, और दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 20 हमने सपोज करी है, 20 कैसे सपोज कर रखी है, राइट हैंड साइड में 20 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव है। वैसे ही हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम नेगेटिव यहाँ पर सपोज करके चलेंगे। तो आपको ध्यान देना है, जो M1 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 2 किलोग्राम, M2 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 किलोग्राम, और सिमिलरली V1 की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड V2 की वैल्यू आपको दे रखी है
-10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज अगर हमें ये पता है तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू है 2 इंटू वी है 20 प्लस m2 की वैल्यू है 4, v2 की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हमारे पास है दैट इज 6 किलोग्राम। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं पर उनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। मान लेते हैं ये हमारे पास लाइन है, ऑफ जॉइनिंग है उनका सेंटर का। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इसके नज़दीक है, यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल इसकी तरफ बढ़ रहा है और ये पार्टिकल इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी पॉइंट पर फिक्स है, स्थिर है जहाँ पर वो पहले था। तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0। तो आपको इस तरह से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही आप सेंटर ऑफ मास को, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी वेलोसिटी कहीं नहीं जा रहा, वो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर क्या है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 मासेस 1 किलोग्राम 6,6 2 किलोग्राम x, y। इफ द सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन फाइंड x, y। तो हमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, इस तरह से एक मान लेते हैं, एक टू बॉडी सिस्टम है। एक हमारा है 1 किलोग्राम और दूसरा हमारा है 2 किलोग्राम। जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर रखा गया है, वो ऑरिजिन पर रखा गया। मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ मास था, ये कहाँ पर रखा गया, ऑरिजिन पर रखा गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। और 1 किलोग्राम वाले बॉडी के कोऑर्डिनेट क्या है, 6,6। और 2 किलोग्राम वाले के क्या है, x, y। तो हमें जो 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इस बार हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करने हैं। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, ऑरिजिन है 0 0, XCM भी 0 है, YCM भी 0 है। ठीक है, तो आपको इसका मतलब क्या दिया है, इसका मतलब है कि XCM की वैल्यू भी 0 है और YCM की वैल्यू भी 0 है। तो XCM हमारे पास अगर हम फॉर्मुले देखें तो XCM की वैल्यू क्या होती है, दैट इज m1x1 टू बॉडी सिस्टम के लिए m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो XCM बराबर m1x1, m1 वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 6 प्लस m2x2, m2 की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है x। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये 3 हो जाएगा। XCM हमारा 0 है। ठीक है, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, तो 0 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3। अभी 3 उधर चला गया तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू एक ही जगह -3 आ रही है, दैट इज थर्ड ऑप्शन में। वैसे ही आप YCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 0 पुट करके m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और हमारे पास वैल्यू सेम है m1 प्लस m2। तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 3 आ जाएगी, -3। तो x की वैल्यू भी -3, y की वैल्यू भी -3। तो ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा, जहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, -3, -3। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3, -3। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा बिल्कुल, ये हमारा इसकी वैल्यू हुई। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालने को पूछे, आपको हो सकता है कि अलग पार्टिकल के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करने को बोले। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इन अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वन एट रेस्ट एंड अदर विथ एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। अब हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, मतलब दोनों पार्टिकल कैसे हैं, उनका मास सेम होगा। आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब इसका भी मास m है तो इसका भी मास m है। एक पार्टिकल तो क्या है, उसकी वेलोसिटी 0 है, वो क्या है, रेस्ट पर है, तो उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है, दूसरे पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए ए एक्सेलरेशन इसका है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 0, फर्स्ट वाले पार्टिकल का a1 की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं और a2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, a दे रखी है।
तो हमें पूछ रहा है इसके बीच में कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, मानते बीचों बीच सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ACM की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी हमने फॉर्मूला देखा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है M1A1 टू बॉडी सिस्टम के लिए M2A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू है M, A1 की वैल्यू है 0, प्लस M2 की वैल्यू है M, A2 की वैल्यू है A, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा 2M, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो M प्लस M 2M हो जाएगा। तो अगर हम ACM यहाँ पर देखें तो ACM हमारे पास हो जाएगा MA/2M, M से M कैंसिल हो गया, दैट इज A/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या आ जाएगा, A/2। जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो A/2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा टुवर्ड्स A2, मतलब इस B मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए वो इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा, लेकिन कैसे एक्सेलरेट कर रहा होगा, A/2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A/2। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3 masses of 3 kg, 4 kg and 5 kg are acted upon by a force -6 I Newton, 6 J Newton and 12 I Newton respectively. The acceleration of center of mass of the system is। अब यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार हमको फोर्सेस के टर्म्स में दे दिया, और फोर्स भी कैसे दिए हैं, वेक्टर के टर्म्स में दिए हैं। तो फोर्सेस का जो पर्टिकुलर है वो वेक्टर के टर्म्स में दिया गया है। तो हमारे पास 3 मासेज है, हम उसको लिख लेते हैं। तो M1 हमको गिवन है 3 kg, M2 हमको गिवन है 4 kg एंड M3 हमको गिवन है दैट इज़ 5 kg। वैसे हमारे पास फोर्स है दैट इज़ F1 वेक्टर, इस बार वेक्टर के टर्म्स में दे दिए। तो F1 वेक्टर हमारे पास है -6I न्यूटन। वैसे ही हमारे पास F2 वेक्टर है दैट इज़ 6J न्यूटन, और F3 वेक्टर हमारे पास है दैट इज़ 12I न्यूटन। अब हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है। अगर उसको डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होता है ACM, अभी हमने जो बात करी थी दैट इज़ M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसे इस तरह से ACM वेक्टर के फॉर्म में लिख लेता हूँ, दैट इज M1A1 वेक्टर, M2A2 वेक्टर और M3A3 वेक्टर। तो अगर हमको याद होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू MA, तो M1A1 क्या हो जाएगा, M1A1 वेक्टर हमारे पास हो जाएगा F1 वेक्टर, ऐसे हमारे F2 वेक्टर हो जाएगा M2A2, और ऐसे F3 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास M3A3 वेक्टर अपॉन टोटल मास। टोटल मास अगर आप ध्यान दें तो 3 kg, 4 kg एंड 5 kg, टोटल मास हमारा हो जाएगा 12 किलोग्राम। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर तो ACM, F1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है -6I, F2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है 6J, और F3 वेक्टर की वैल्यू कितनी है 12I डिवाइडेड बाई 12। तो आप ध्यान देंगे तो I वेक्टर I के साथ यहाँ पर मैचअप करेगा, I वेक्टर के साथ मैचअप करेगा, दैट इज 6I -6I प्लस 12I, तो कितना हो जाएगा 6I प्लस 6J डिवाइडेड बाई 12। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज I प्लस J डिवाइडेड बाई 2। आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो 6I प्लस 6J डिवाइडेड बाई 12 दैट इज I प्लस J डिवाइडेड बाई 2। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो I वाला वेक्टर है वो I के साथ ही प्लस और माइनस होगा, J वाला के साथ नहीं होगा। तो 6 प्लस 12J हमारे पास 6I बन जाएगा और 6J। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर हम ध्यान से देखें इसको थोड़ा सा, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ACM की वैल्यू है हमारे पास I प्लस J डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू है। अब हमें तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा होता है सेंटर ऑफ मास की वैल्यू तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा, उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप। तो अगर हम ACM का वेक्टर फॉर्म निकालें तो ACM का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिखते हैं अंडर रूट ऑफ जो I होता है I कैप का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस जो J कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, इस तरह से उनका सम का अंडर रूट इस तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4
दैट इज़ 2/4, दैट इज़ 1/2, तो आ जाएगा 1/√2। तो अगर आप 1/√2 को सॉल्व करेंगे दैट इज़ 0.707 समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 की। तो इसकी वैल्यू लगभग किसके साथ मैच कर रही है, तो हम देख लेते हैं इसको, हमारी वैल्यू किसके साथ मैच कर रही है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0.707 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अ रॉड ऑफ लेंथ 5L इज बेंड राइट एंगल कीपिंग वन साइड लेंथ एज 2L। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करनी है यहाँ पर, और किस फॉर्म में फाइंड करनी है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमको किस तरह से इसको वैल्यू को फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या है, एक रॉड थी जिसकी लेंथ कितनी है 5L, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है 5L। उसको हमने बेंड किया और इस तरह से बेंड किया कि उसकी एक साइड की लेंथ आती है 2L, तो दूसरी साइड की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर 3L होगी। और बेंड कैसे किया, राइट एंगल पर, तो मान लेते हैं हमने इसको इस तरह से बेंड किया, इस तरह से बेंड किया। ये लेंथ हमारे पास होगी 2L, मान लेते हैं एक्स एक्सिस वाली है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3L, ये वाई एक्सिस में है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करनी है, L की वैल्यू हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करनी है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हमें XCM फाइंड करना पड़ेगा और हमें YCM फाइंड करना पड़ेगा। तो XCM की वैल्यू होती है M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सिमिलरली YCM की वैल्यू क्या होती है, M1y1 प्लस M2y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो हमको इसको इस तरह से फाइंड करना है। तो पहले तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसके M1 M2 फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर आप ध्यान दे दोगे तो लेट अस सपोज जहाँ से हमने इसको बेंड किया उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं अपना, इस तरह से इसको ओरिजिन मान लेते हैं। अगर ओरिजिन मान लेंगे तो ये वाली रॉड हमारे पास अलग हो जाएगी, इसको हम अलग से ट्रीट कर लेंगे, और ये वाली रॉड को हम अलग से ट्रीट कर लेंगे। तो जो 2L वाली रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, तो बिल्कुल बीचों बीच, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे L, 0। वैसे ही हमारे पास जो 3L वाली रॉड है उसकी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, दैट इज़ 3L/0, 3L/2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमको M1 x1 x2 भी मिल गया, और x1 y1 भी मिल गया, और x2 y2 भी मिल गया। अब बात करते हैं मास की। अगर हम इसकी मास की बात करें तो मास हमारे पास कैसे इस तरह से हम लिखेंगे, तो मास लेट अस सपोज हम यहाँ कहते हैं कि लैम्डा हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। इसकी वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ है तो 2L लेंथ की मास कितनी होगी, 2L लेंथ जो रॉड है हमारे पास उसकी टोटल मास होगा 2L लैम्डा, मास ऑफ 12 रॉड दैट इज 12 लैम्डा। वैसी मास ऑफ 3L रॉड जो होगी उसकी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 3L लैम्डा। तो मास भी मिल गया हमको, इसको हम M1 लिख देते हैं, इसको हम M2 लिख देते हैं। सिमिलरली और हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आए थे, पहले वाले के कोऑर्डिनेट 12 के कोऑर्डिनेट आए थे हमारे पास L, 0, और 3L वाली रॉड के कोऑर्डिनेट कितने थे, 0, 3L/2। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो XCM हम फाइंड करते हैं पहले, तो XCM हो जाएगा M1x1। तो M1 की वैल्यू हमारे पास है 2L लैम्डा प्लस x1 इंटू x1 की वैल्यू है L, और बाकी का टर्म 0 डिवाइडेड बाई होल मास कितना हो जाएगा हमारे पास 5L लैम्डा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो L लैम्डा से L लैम्डा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2/5L। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए XCM के। सिमिलरली YCM के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज M1y1, तो M1 हमारे पास कितना है 2L लैम्डा, y1 कितना है 0, प्लस M2y2, M2 कितना है 3L लैम्डा, और y2 कितना है 3L/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास हमारे पास हो जाएगा 5L लैम्डा। तो पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, सेकंड वाले टर्म में L लैम्डा की वैल्यू M लैम्डा से कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3 3 9, 9L, और 5 2 10, 9L/10। तो ये वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 9L/10। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए YCM और XCM के, तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करूँ तो XCM और YCM के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। तो XCM, YCM इक्वल टू दैट इज 2/5L, 9/10L। यहाँ पर आपको L की वैल्यू भी कुछ दे रखी थी, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, L की वैल्यू हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
तो अगर हम इसको पुट करते हैं 10 सेंटीमीटर तो जाएगा 2/5 इंटू 10 दैट इज़ 4 एंड 9/10 इंटू 10 इक्वल टू 9। सो मेरे हो जाएगा 4,9। तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास के 4,9। 4,9 अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ दैट इज़ 4i + 9j। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर RCM। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4i कैप + 9j कैप। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगी 4i कैप + 9j कैप। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा 4i कैप + 9j कैप। आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है किस तरह से आपने इसको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने रॉड को बेंड किया, उसका सेंटर ऑफ मास अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन निकाली उनकी, फिर उन दोनों के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू आई 4i कैप + 9j कैप। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 2 बॉडीज ऑफ मासेस 2 ग्राम एंड 10 ग्राम हैव पोजीशन वेक्टर्स 3i 2j - k i + j + 3k रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है RCM। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 + m2। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो m1 हमको दिया है 2 ग्राम, r1 हमको दिया है यहाँ पर 3i कैप + 2j कैप - k कैप प्लस m2 कितना वैल्यू है हमको 10 और हमको r2 की वैल्यू दी है i - j + 3k। इस तरह से पूछा है अपॉन अगर मैं बात करूँ तो टोटल मास हमारे पास है 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/6 और अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3i, 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास अंदर वैल्यू हो जाएगी 3i + 2j - k और यहाँ पर से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये 5 बच जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5i - 5j + 3k, 5 से 15k। इस तरह से अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 8i कहाँ आ रहा है, अगर आप ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो जाएगा 8i, यहाँ पर हो जाएगा -3j और ये हो जाएगा 14k। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आप इसको इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत आसान से कैलकुलेशन है। आई के साथ आई को वो करना है, सॉल्व करना है और बाकी आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन था। RCM की वैल्यू आपको इस तरह से फाइंड करनी है, तो जिससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर सकते हैं ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन फ्रॉम ऑरिजिन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका फिगर आपको देखना है तो किस तरह से हम इसको बना सकते हैं या किस तरह से उसको हम एज्यूम कर सकते हैं, वो इस तरह से होगा। जैसे हमारे पास ये ऑरिजिन है हमारे पास और ये हमारे पास ऑरिजिन है, यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा। इसको मैंने कह दिया R1, इसको मैंने कह दिया R2। इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है, तो इस पर जो हम यहाँ पर वेक्टर देंगे दैट इज पोजीशन वेक्टर देंगे, उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हमने ऑरिजिन से निकाला है। तो उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 + m2। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप ऑप्शन ए 1/6 8i - 3j + 14k यहाँ पर निकल करके आया। इसके रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स होंगे सेंटर ऑफ मास से रिगार्डिंग कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।